Good evening, class. I hope you all are doing good. ये हमारा एजू गुरुकुल इनिशिएटिव जो कि एक नोबल थिंकिंग के साथ स्टार्ट हुआ है, वो नोबल थिंकिंग है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो like you all know that I have written UPSC 4 times and qualified 3 times. So right now I am working as an officer of Indian Revenue Service as assistant commissioner. तो मेरा एक यूपीएससी के साथ एक मैंने अपनी लाइफ के 4 to 5 ईयर्स दिए हैं यूपीएससी को, और इन 4 to 5 ईयर्स में मैंने नॉलेज बहुत गैदर की है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में बोलते हैं भी जितनी ज़्यादा अपन नॉलेज शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। और नॉलेज क्या है, इस लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं। तो जैसे मुझे समझ आई भी यूपीएससी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें इनपुट बहुत कम होती है लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है, और स्टूडेंट उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। जो मैं अभी इस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम। एक टॉपिक है जिसके कुछ लेक्चर्स होंगे, तो उन पे हम ये प्रॉपर पूरी लेक्चर सीरीज चलेगी। तो ये जो लेक्चर सीरीज है, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अभी सभी आपको जो स्टूडेंट्स को होगा भी कौन सा ये है, तो मैं जो हमारा जो टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज़, ये आपका जो आपका जो टॉपिक है जो सिक्योरिटी इश्यूज़ जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। दो सेकंड क्लास, जहाँ पे ये पेन नहीं आ रहा था। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन। वी विल डू ओनली इंट्रोडक्शन विच इज सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं, क्या कुछ हमने पढ़ना है। सो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ये सिक्योरिटी इशू जो टॉपिक है ये 2013 में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं 2013 से लेकर 2020 तक जो भी पेपर थे जीएस पेपर 3 के, तो मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की भी कितने नंबर का ये टॉपिक है। तो मैंने देखा भी जो 2013 में है तो यूपीएससी ने इससे 50 नंबरों का जो पेपर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2014 में 62.5 मार्क्स, ये मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा। 2015 में 62.5, 2016 में 50 मार्क्स, 2017 में 50 मार्क्स, 2018 में 50 मार्क्स, 2019 में 50 मार्क्स एंड 2020 में 50 मार्क्स। तो मतलब हर साल यूपीएससी इससे मिनिमम 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जो टॉपिक है जो 10 से 12 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा सिक्योरिटी इश्यूज। तो इट मीन्स, तो मैंने आपको कहा था ना भी इसमें इनपुट बहुत कम है और आउटपुट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 लेक्चर्स के साथ अगर आपके 50 नंबर कंफर्म हो रहे हैं देन इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो ये जीएस पेपर 3। तो अभी इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, क्योंकि तो एक जो बुक है, एक आईपीएस ऑफिसर हैं और एक डैनिप्स के ऑफिसर हैं, अशोक सर और विपुल सर। तो इनकी बुक है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, 3rd एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है ये। और ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये हेल्पफुल करेगी। फिर लेक्चर्स की PDFs, क्योंकि ये जो बुक है ये 1 से 2 साल पहले आई थी,
लेकिन मेरा लेक्चर जब भी मैं बनाता हूँ तो मेरा क्या होता है मेन रैशनल, मैं उनको करंट के साथ लिंक करूँ। तो लेक्चर पीडीएफ्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, और मंथली करंट अफेयर मैगजीन जैसे कि विजन, इनसाइट्स, इनकी मैगजीन्स आती हैं। तो उनमें एक सिक्योरिटी नाम के अलग से हेडिंग बना होता है, तो उसके जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं, और न्यूज़पेपर आपको। तो आई होप ये सोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। तो ये सिलेबस है, द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो लिंकेज क्या है दोनों में, एक्सट्रीमिज्म एंड डेवलपमेंट में। जहाँ डेवलपमेंट कम होती है वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। जैसे कि हमने देखा जो हमारी नक्सल इम्पैक्टेड स्टेट्स हैं, माओइस्ट इम्पैक्टेड स्टेट्स हैं, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये क्या है, ये हम जैसे जैसे करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अभी आज के टाइम पे जियो फ्री हो चुका है, तो हर एक के पास इंटरनेट की एक्सेस है। तो हमने देखा है भी जहाँ पे सोशल मीडिया पे रेडिकलाइजेशन भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रही है। जो ISIS इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना, मतलब इतने लोग उन्होंने रेडिकलाइज किए, वो किसके थ्रू किए, थ्रू सोशल मीडिया। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर वर्ल्ड है, तो साइबर सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं। अभी हमारा जो इंडिया है, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं कल ही पढ़ रहा था। तो इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है वैक्सीन मैत्री। तो एक ना कंसेप्ट होता है सॉफ्ट पावर। ये क्या कंसेप्ट होता है, आपको जाके सर्च करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर। तो हमारा इंडिया का एक इनिशिएटिव चल रहा है वैक्सीन मैत्री। क्योंकि इंडिया ने 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 2 वैक्सीन्स बनाई हैं, और हमने इंडिया में भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं और कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, सॉफ्ट पावर जो इंडिया की है एक वर्ल्ड लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स पीपल आर अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ इंडिया। तो अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था भी, जो चाइना के हैकर ग्रुप्स हैं उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे, जिन्होंने वैक्सीन बनाई है कोविड की वैक्सीन, तो उन पर अटैक किया है। मीन ये रिसेंट एग्जांपल है, रिसेंट एग्जांपल। तो साइबर सिक्योरिटी एक नया फ्रंट बन गया। अर्लियर क्या होते थे, जो वॉर होते थे वो कहाँ पे, या तो लैंड पे लड़ते थे, जैसे कि हमने बॉर्डर मूवी में देखा है, जहाँ पानी में लड़े जाते थे, जहाँ एयर में। लेकिन आज अगर देखोगे तो 4th फ्रंट क्या है, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में वॉरफेयर्स लड़े जा रहे हैं। और 5th फ्रंट जो ओपन हुआ है वो स्पेस, द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, वो भी हम देखेंगे। फिर द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो ये आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं। आई होप आपको जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि उन डाउट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो जब हम उनको कमेंट सेक्शन में उन्हीं का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये हमें समझ आ गया भी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी भी क्या तरह की होती है, 2 तरह की होती है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, इंटरनल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के अंदर जो भी सिक्योरिटी है कंट्री की, उसको इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इम्प्लाइज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री विद इन इट्स टेरिटरी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो बॉर्डर्स के बाहर, अगर इंडिया है तो जहाज के बाहर। तो अग्रेशन इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट अग्रेशन बाय फॉरेन कंट्री। अब वो अग्रेशन पाकिस्तान भी कर सकता है,
किया लेकिन हर बार फेल हुआ। चाइना ने भी रिसेंटली करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड बनाए रखा, क्योंकि चाइना को समझना चाहिए। नो डाउट हम 1962 में चाइना से बहुत बुरी तरह हारे थे, और चाइना उसी गलतफहमी में है भी आज का इंडिया भी वैसा ही इंडिया है। लेकिन आज का इंडिया और उस टाइम का इंडिया बहुत डिफरेंट है, तो चाइना शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो चाइना का जो उन्होंने गलवान वैली में हमें एक मीन्स हमारी सॉवरनिटी को चैलेंज करने की कोशिश की थी, उसके बहुत ही हमने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ का जवाब दिया, और अभी जो चाइना है वो फिर से वही वापस जा रहा है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री, while the internal security comes under the purview of police, which can be supported by Central Armed Police Forces CAPF। अभी जो हमारी IRS की ट्रेनिंग होती है, वेपन्स ट्रेनिंग, तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो CAPF के साथ होती है। CAPF अकेडमी जो गुड़गांव है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, तो वहाँ पे हमारी ये जो वेपन्स ट्रेनिंग होती है, क्योंकि एज एन IRS ऑफिसर हमें भी जब रेड्स वगैरह डालते हैं तो हमें भी वेपन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो हमारी CAPF अकेडमी के साथ होती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है, जो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स भी बोलते हैं, तो ये होम सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी कौन करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो किसी भी कैबिनेट में ये 3 मिनिस्ट्रीज, 2 मिनिस्ट्री ये वाली और तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 3 मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल मिनिस्ट्रीज मानी जाती हैं। तो अर्थशास्त्र, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, एक बहुत बड़ी बुक भी, कैसे स्टेट को कैसे रन किया जाता है। तो उन्होंने बताया था थ्रेट 4 तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल थ्रेट हो जो कि एडेड किया किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्सटर्नल। जैसे कि हमने देखा था जो जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी है, उसको कौन एड कर रहा है, वो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वो बॉर्डर्स के अंदर है, लेकिन उसको एड कौन कर रहा है, पाकिस्तान। एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। अब एक्सटर्नल थ्रेट तो है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं जैसे वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले, तो वो किसी बाहर वाले को भी एड करते हैं। वो फेमस है ना, युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार प्रजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। कुछ हमारे अंदर के लोग ही गद्दार निकल जाते हैं, जैसे कि जयचंद ने आई थिंक मोहम्मद गजनी की हेल्प की थी, और ऐसी तरह जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो मीर जाफर ने बैटल ऑफ प्लासी में हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट, कई बार होता है ना भी, कुछ लोगों को देश से ज़्यादा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये 4 तरह के थ्रेट्स हैं। तो जैसे अभी इंटरनली एडेड, एक्सटर्नल, तो अभी पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान को एक चीज़ पता है भी, वो इंडिया को कभी कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं हरा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत बार कोशिश करके देखी है। 1948, 1965, 1971 और 1998, हर बार पाकिस्तान ने कोशिश करके देखी, और पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई भी इंडिया को मैं कन्वेंशनली वॉरफेयर में नहीं हरा सकता। तो इंडिया की जो एक ऑफिशियल पॉलिसी है, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है ISI, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स मीन्स हम उसको नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं हरा सकते, तो जहाँ जहाँ पे इंडिया में कुछ भी डिवाइड्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे कि
अगर आपने देखा होगा जब खालिस्तान का इशू था 1980s में, तो कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान। और जो जे इंसर्जेंसी है इधर नॉर्थ ईस्ट में, तो जहाँ पे भी कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है। तो आप इसको पढ़ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, विकीपीडिया पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे वर्ड्स आपको नोट करने चाहिए। ये कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज द ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स फॉरेन पॉलिसी, क्या है ये पॉलिसी, क्या है? तो इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, तो ये एक तरह की एग्जांपल है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अभी इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है? हमने देखा कश्मीर में इंसर्जेंसी है, जहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में। ये सब हम जब लेक्चर्स आगे करेंगे ना, तब सब 1 बाय 1 कवर करेंगे इनको। तो ये कश्मीर में इंसर्जेंसी क्या है, माओइज्म की क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर का जो इशू था ये क्यों बना, और अभी क्या स्टेट है, ये सक्सेसनिस्ट जो मूवमेंट्स थी इनका क्या स्टेट है। तो बाकी जो सिग्निफिकेंट जो मुंबई बेंगलोर जो हब्स हैं, इनको भी खतरा रहता है। अभी मुंबई अटैक हुए थे 26/11। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो। अभी रिसेंटली ये 5 अप्रैल 2021, तो जहाँ पे हमने जो देखा, ये जो माओइज्म जो है, नक्सल्स हैं, तो उन्होंने हमारे जो 22 जवान हैं वो शहीद हो गए, वो अटैक किया उन्होंने। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी हमारा सिनेरियो है। बाकी हमारा जे अभी साइबर सिक्योरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, तो उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, साइबर रिलेटेड रिस्क्स आर अ ग्लोबल थ्रेट टू ब्लडलेस वॉर, इंडिया कैन वर्क टुवर्ड गिविंग वर्ल्ड ए शील्ड फ्रॉम द थ्रेट ऑफ साइबर वॉरफेयर। क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये एक्चुअली आई थिंक कुछ स्लाइड्स ना आगे पीछे हो गई, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। अभी ये एक ना बुक में एग्जांपल लिखी हुई थी, भी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 39 स्टेट्स थी जो वो डिसइंटीग्रेट हो गई। जो 5 स्टेट थी वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुई? ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन। लेकिन जो 34 थी वो कहाँ पे हुई? इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर के कारण। तो अब आप देखिए, पूरी स्टेट डिसइंटीग्रेट हो सकती है अगर इंटरनल सिक्योरिटी हमारी स्ट्रांग ना हो। तो इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे, जैसे आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, जितनी भी ये एजेंसीज होती हैं, बीएसएफ, जिनको पैरामिलिट्री एजेंसीज बोलते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। रॉ होगी, सीएपीएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, तो ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको हेड करते हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर आप हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी हो, तो इसलिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी की, और इसीलिए यूपीएससी ने इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक पूछा है, द सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि कल को आपको ही इन पॉलिसी फ्रंट्स पे काम करना है, सो दैट आपको एक नॉलेज हो। तो इंटरनल सिक्योरिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है, तो ये बुक है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो मैंने जब बुक से लिया है, तो आप जो प्लीज़ बुक को जरूर खरीदिएगा और बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक बहुत अच्छे से कंपाइल की हुई है, कॉम्प्रहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस कर रही है। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल सॉवरेनिटी। भी इंटरनल सिक्योरिटी के मेन एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? तो ये कुछ हैं पॉइंट्स: मेंटेन डोमेस्टिक पीस, प्रेवलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रोटेक्ट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस,
एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फियर्ड इम्प्लाइंग इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर ए पीपल एज ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी भी ये है। लेकिन जब जब हम देखते हैं, सपोज करो जो 26 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था, तो हम उसको कह सकते हैं भी इंटरनल सिक्योरिटी हमारी फेलियर थी। कोई भी मॉब लिंचिंग होती है तो हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग इज़ द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर। कोई रायोट्स होते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर। अभी जो माओइस्ट अटैक हुआ तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है हमारा। तो मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं इंटरनल सिक्योरिटी को? वो तो एट्रीब्यूट थे, हिंटरलैंड टेररिज्म, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेररिज्म, इंटरनेशनल जैसे ISIS। अभी सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है ISIS जो है वो जम्मू कश्मीर में भी धीरे धीरे आ रहा है। J&K मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा हमने भी, अटैक हुआ था भी। ये चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी को भी, जो हमें इंटरनल सिक्योरिटी को इन चैलेंजेस को हमें फिनिश करना है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद टेररिज्म। अभी जो हमारा डॉन है, जिसको डॉन बोलते हैं दाऊद इब्राहिम, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का माफिया है, लेकिन वो साथ के साथ टेररिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, भले ही वो इंडिया से भाग चुका है। कम्युनलिज्म, कास्ट एंड एथनिक टेंशंस, अगर कास्ट रिलेटेड भी कोई रायोट्स होते हैं तो दैट इज आल्सो चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। रीजनलिज्म एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। अभी आप देखोगे भी रीजनलिज्म क्या है? अपने रीजन से प्यार होना। ये कोई गलत बात नहीं है, इंडिया भी प्रमोट करता है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव चलाया भी, हर एक रीजन का डिफरेंट कल्चर है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब वो रीजनलिज्म एक देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करे, जैसे कि 1980 में खालिस्तान मूवमेंट थी, तो ये जो रीजनलिज्म है, एक्चुअली जो खालिस्तान मूवमेंट थी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कोस्टल सिक्योरिटी, दिस ऑल आर चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। दीज आर ऑल आर द मेजर चैलेंजेस। अब इस अगर आप देखोगे साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी, तो एक ये मूवी देखेगा एडवर्ड स्नोडन पे थी, तो ये स्नोडन मूवी आई थी, अब देखिएगा, क्योंकि समटाइम्स ना, क्योंकि मेरा तो इस तरह हो गया था, मतलब मैं कुछ भी देखता था, जब कुछ भी पढ़ता तो मैं अपने UPSC की प्रेपरेशन के साथ लिंक करने की कोशिश करता था। तो जो एडवर्ड स्नोडन ने मतलब रिवील किया था जो USA है वो कैसे सभी पे निगाह रख रहा है। ये मूवी बहुत प्यारी मूवी है, आप देखिएगा जरूर अगर टाइम हो आपके पास। अभी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? क्लाइमेटिक सिक्योरिटी, आजकल हम सुन रहे हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज। आगे रिफ्यूजीज कौन होते थे? जो वॉर के कारण होते थे, मीन वॉर के कारण डिस्प्लेस हुए, जहाँ कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे सीरिया से डिस्प्लेस हो रहे हैं। लेकिन आज के कारण क्या है? जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज, क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है, कुछ आइलैंड नेशंस जो सबमर्ज कर रही हैं सी में, तो उसके कारण जो रिफ्यूजीज को उनको छोड़ना पड़ रहा है। जब फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स आ गए, तो वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो क्लाइमेटिक सिक्योरिटी, डिजीज एंड एपिडेमिक्स में भी पहले लोग सोचते हो भी यार ठीक है भी, मतलब डिजीज एंड एपिडेमिक इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन आज जब जो कोविड के साथ इंडिया लड़ रहा है, और अभी ऑन द 12 अप्रैल 2021 इंडिया सेकेंड वर्स्ट इम्पैक्टेड कंट्री है विद कोरोना। तो USA के बाद, और USA देखिए द सुपर पावर, वर्ल्ड पावर ऑफ द, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टेड है। एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी, फूड इश्यूज, रिसोर्स वॉर्स, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये पॉवर्टी भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वो एक मूवी में डायलॉग था, एक पुरानी मूवी में था भी, कोई भी बंदा ना कोई अपने उससे
हथियार नहीं उठाता, जब उसको वो खाना नहीं मिलता, जैसे कि जो नक्सलवाड़ी में हुआ, लैंड रिफॉर्म्स फेलियर हुए, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नेंस फेल होती है, क्योंकि गवर्नेंस फेलियर तो इस मीन पावर्टी, तो वो बाद में एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। एक आपको ऐसे ही पूछा यूपीएससी ने, पावर्टी एनीवेयर, थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो वो क्या है, अगर पावर्टी कहीं होगी तो सिक्योरिटी इशू होगा। जैसे मिडिल वेस्ट एशिया में क्या है, पावर्टी है, तो बाद में वो सिक्योरिटी थ्रेट पूरे वर्ल्ड के लिए बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या है, जो मैं पॉइंट फॉर्मेट में, ये बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट फॉर्मेट में क्यों है, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट्स के नंबर देता है, आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अनफ्रेंडली नेबरर्स। अभी हमारे जो देखा है, हमारे जो अनफ्रेंडली नेबरर्स हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, ये स्टूडेंट्स को मोस्टली क्लियर नहीं होती। क्या होता है, ये है पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना इतना जम्मू कश्मीर है, इतना जम्मू कश्मीर है हमारे पास। बाकी क्या है, इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। जैसे कि जो चाइना ने, जहाँ पे अक्साई चेन है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का जो पीओके एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इन्होंने ये ऑक्यूपाई कर रखा है। जो भी रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर जो 2020 में गलवान वैली वो हुए थे इंसिडेंट, तो वो जहाँ पे है ये गलवान वैली। तो ये, और चाइना क्या है, चाइना अगर देखोगे, चाइना तो हमें पूरी तरह से वो कर रहा है, मतलब इंसर्कल कर रहा है, जगह जगह नेबरर्स में पोर्ट बनाकर हमारे नेबरर्स को कैप्चर कर रहा है। अभी नेपाल को इसने हमारे अगेंस्ट, नेपाल भी कुछ अगेंस्ट हमारे बोल रहा है ड्यू टू चाइना। तो ये सब चीज़ें अनफ्रेंडली नेबरर्स। फिर पॉवर्टी मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्विटेबल ग्रोथ। मतलब इनइक्विटेबल ग्रोथ क्या होती है, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑक्सफैम इंडिया है, ऑक्सफैम इंडिया के एनजीओ हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ। तो रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ, तो इन्होंने कहा था भी 73% ऑफ वेल्थ जनरेशन इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय 1% इंडियंस। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है हमारे। समटाइम मैं कई बार बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ भी इंडिया की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी ये मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि हमने स्टडी की है, सब चीज़ों समझने की कोशिश की है, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा यही मानना होता है भी जो इंडिया की पॉलिसी हो, इसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, द इंक्लूसिव ग्रोथ। जो हमारी इनकम डिस्पैरिटी है, जो इनकम इनक्वालिटी है, वो कम होनी चाहिए। जहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ मॉडल है, जहाँ पे अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और अभी कोविड के कारण तो और भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि कोविड के कारण जो कंपनीज थी, बड़ी कंपनी, वो तो ऑनलाइन स्विच होगी, लेकिन जो जिनको काम करना था वो तो बहुत ज़्यादा गरीब हुए। अब पढ़ना वर्ल्ड बैंक की इतने इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स हैं। तो इंडिया का ग्रोथ मॉडल क्या होना चाहिए, तो मैं हमें सोचता हूँ भी इनकम इनक्वालिटी कम हो। तो वो इनकम इनक्वालिटी कैसे कम होगी, तो हमें जो जो हमारे जो हैं एमएसएमई सेक्टर, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाओ। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे दो तरह की इंडस्ट्री होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है भी वो कैपिटल ज़्यादा लेती हैं, लेकिन उसके अगर आप पर्सपेक्टिव देखोगे तो जो जॉब्स होती है वो बहुत कम जनरेट होती हैं। जैसे सपोज करो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगती है लेकिन जॉब्स बहुत कम जनरेट होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं,
मैं तो समझता हूँ इंडिया की सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है, लेबर इंटेंसिव। एक तो आप सपोज करिए गांव में है, आज के टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स की इनकम बहुत कम है। तो सुसाइड्स, फार्मर सुसाइड्स हम देखते हैं, तो क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने देखा जे अमूल कोऑपरेटिव क्या है वो, फूड प्रोसेसिंग मतलब कुछ भी, तो मिल्क को प्रोसेस कर रहे हैं, तो गुजरात में फार्मर्स को उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में होगी तो रूरल इनकम बढ़ेगी, तो जो माइग्रेशन हो रही है, जो सिटीज़ पे बर्डन पड़ रही है, वो भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो वुमेन है वहाँ पे गांव में, तो वो भी काम करेंगी, तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी। तो ये एक्चुअली ऐसा मैं सोचता रहता हूँ, तो और मैं जो आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। द वाइडनिंग गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वही मैंने आपको बताया। अब इसकी एग्जांपल देखिए, मुंबई है, वहाँ पे सबसे बड़ा एशिया का स्लम है, और उसी में क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा घर। तो ये क्या है, द वाइडनिंग गैप्स बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, द फेल। अभी ये हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या जो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, कई बार आपको पूछ लेते हैं। तो मैं ना जब फर्स्ट 2 अटैम्प्ट दिए तो मैं सोच रहा था यूपीएससी ना बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, फिर मुझे समझ आया नहीं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज में होते हैं। अगर आप यूपीएससी के एक्चुअल पेपर देखोगे तो वो जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल जनरलाइज्ड। तो फेलियर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नमेंट डेफिसिट, जब गवर्नेंस डेफिसिट होगी तभी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। एक ना मैं एपिसोड देख रहा था सत्यमेव जयते का, बहुत प्यारी टीवी सीरीज है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है वो। तो उसमें एक एपिसोड था पुलिसिंग का। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हर साल डेटा निकालता है क्राइम्स का। तो उसमें दिखाया गया भी केरला में क्राइम रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार। तो बड़ा पजले भी केरला बिहार, तो उसका भी रीज़न क्या है, केरला में पुलिसिंग सिस्टम इतना एडवांस है, वहाँ पे अगर सुई भी चोरी होगी ना उसकी भी एफआईआर कंप्लेंट होगी, और बिहार में हो सकता है मर्डर भी हो जाए लेकिन एफआईआर फाइल ना हो। तो वो क्या है, फेलियर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नेंस डेफिसिट। और 90s में तो वहाँ पे प्रॉपर जंगल राज था, किडनैपिंग। तो जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी की, तो मेरे जो साथ के कुछ थे, मतलब हम कुछ एस्पिरेंट्स थे, तो वो बिहार से थे। तो वो बताते थे, कहते मतलब वेल ऑफ फैमिली से थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर। कहते हमारे घर वाले ना 90s की बात बताते थे, वो 90s जब वहाँ पे एक्चुअल किडनैपिंग का बहुत ज़्यादा था। तो वो कहते थे भी हमारे घर वाले ना हमें यहाँ पे रखते नहीं थे बिहार में, वो हमें बाहर जैसे देहरादून वगैरह पढ़ाते थे, और जब भी मिलने आते थे वो देहरादून ही एक हफ्ता वहीं पर रुक जाते थे, जब एक्चुअल में किडनैपिंग वगैरह बहुत होती थी। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि किडनैप कर लेते थे वहाँ पे। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं। मैं ये आपको सभी स्टोरीज इसलिए बता रहा था कि अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों को क्लियर हो। इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड, कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशंस। ये जो कास्ट अवेयरनेस और कास्ट टेंशन, मुझे तो समझ ही नहीं आता अभी जी क्यों लड़ते रहते हैं कास्ट के बेसिस पे, कास्ट रिलीजन क्यों लड़ते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। वाई वी कांट लिव इन हारमनी, पहले भी रहते थे। क्योंकि इसका रीज़न है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इंटेंशंस को वो करती हैं, नहीं तो आम आदमी को क्या लेना। द राइज ऑफ कंटेंटियस पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन सेक्रेटेरियन, एथनिक, लिंग्विस्टिक और अदर डिविजिव क्राइटेरिया। तो ये कुछ फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अब सपोज करो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में सेक्रेटरी हो, तो आपने डॉक्ट्रिन डिजाइन करनी है। डॉक्ट्रिन क्या होती है, एक पॉलिसी डिजाइन करनी है भैया, ये इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं,
अब उसके एलिमेंट्स, उस पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या चाहिए? एक तो पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है भी? देखिए, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं इंटरनल सिक्योरिटी को जो चैलेंज करती हैं, सक्सेशनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट। तो आपको देखना है जो तो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट है, जो चाहती है भी हमने इंडिया से टूट के अलग कंट्री बनानी है, उनको तो पूरा मतलब पूरी फोर्स के साथ उनको करना है, जो भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन कुछ ये होती हैं, जैसे सपोज करो वेस्ट बंगाल में गोरखा लैंड की डिमांड है, तो जब कुछ भी मतलब स्मॉल स्टेट्स की डिमांड होती है, तो उनको देखो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हम वो उसको डिमांड को फुलफिल कर सकते कि नहीं कर सकते। और स्टेट्स डिवाइड करना, मतलब द डिवीजन ऑफ स्टेट्स हम कर रहे हैं 1956 से। और हमारा जो एक्सपीरियंस भी रहा है, हमने जहाँ जहाँ स्मॉल स्टेट्स थी वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। तो पॉलिटिकल, पर तो पॉलिटिकल देखना। सोशियो इकोनॉमिक मैंने बताया, पावर्टी। तो सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है, जैसे कि लोअर कास्ट, उनकी एम्पावरमेंट करो। जहाँ माइनॉरिटीज़, जो सच्चर कमेटी आई थी, सच्चर कमेटी, टर्म नोट कर लीजिए, सच्चर कमेटी, उन्होंने बताया अभी जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कितनी बैकवर्ड है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक जो डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश करनी है। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, हमारी ARC कमेटीज़ हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात की, इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। तो जैसे जैसे गवर्नेंस इम्प्रूव होगी, अभी आपने अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखा होगा तो वहाँ पे इतना चैलेंजेस क्यों नहीं, गवर्नेंस बहुत अच्छी है। पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, इनका मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन चाहिए, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा, जैसे कि GST काउंसिल है, तो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑन द इशू ऑफ GST। तो ऐसा ही हमें कुछ वो बनानी चाहिए जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कर सके सेंटर स्टेट का। इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। दिल्ली इतना बड़ा वो है सिटी, द कैपिटल। तो आपने कभी सोचा है, मतलब आपको क्या लगता है भी जहाँ पे बॉम्बिंग्स क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं भी उन्होंने करनी छोड़ दी, वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पहले ही उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं। क्योंकि कुछ हैं लोग जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब लोग कह देते हैं ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, बट ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी एक्चुअल में बिहाइंड द कर्टन काम करती है। आप वो देखना बेबी मूवी, तो उसमें दिखाया वो एक्चुअल में, चलो मूवी है, लेकिन एक्चुअल में इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी काम करती हैं। वो भी प्राइम पे भी आई थी, द फैमिली मैन TV सीरीज। देखिए कैसे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको इंटरसेप्ट करती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि बॉर्डर से जब ये आते हैं, अगर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी वीक है तो बॉर्डर से वो क्रॉस करके आते हैं इलीगल जो टेररिस्ट होते हैं। अभी जब ये कारगिल का वो हुआ था, तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। साइबर सिक्योरिटी, और बॉर्डर सिर्फ लैंड बॉर्डर नहीं, कोस्टल बॉर्डर भी। 26/11 का क्यों हुआ? क्योंकि कोस्टल बॉर्डर पे हमारी इतनी नहीं थी। लेकिन जब हमारे इंडिया में क्या है, जब हम पहले प्रोएक्टिव एक्शन लेते ही नहीं। सुनामी आई, पहले किसी ने वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं किए, जब सुनामी आई तब वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल हुए। जब बॉर्डर सिक्योरिटी, पहले कोस्टल सिक्योरिटी को कुछ सोच ही नहीं था, जब 26/11 हुआ तब पता चला कोस्टल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब कोविड पेंडेमिक आया तब पता चला अरे हेल्थ इंफ्रा पे भी ध्यान देना था। तो और ये गलत है, हमें पहले ही प्रोएक्टिव सभी चीज़ों पे करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, मुझे साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर हमें कैसे उसको सेव करना है साइबर वॉरफेयर से। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो ये मेजर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस फ्रॉम द नेबरहुड, मैंने वही बताया, इंडिया पाकिस्तान और हमारे नेबर्स को भी इन वो कर रहा है, मतलब हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है चाइना। डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट, जब आप जो मिडल ईस्ट जो वर्ड है
इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएसए। हमने क्या लिखना है, वेस्ट एशिया, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से जो मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया है, तो कुछ भी वेस्ट एशिया में कुछ भी जैसे ISIS तो हो सकता है इंडिया में आए, अरब पैलेस्टीन इशू तो वो जो है इजराइल पैलेस्टीन इशू, तो वो हमारी सिक्योरिटी को इम्पेक्ट कर सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, तो मैंने बताया था ना वो स्लाइड्स कुछ वो हो गई थी, तो ये मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस थी, तो ये वही स्लाइड थी वो। थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस, इंटेंसिफिकेशन फॉर कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्स सच एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। अभी भी इंडिया और सऊदी अरेबिया में कुछ ऑयल को लेकर कुछ चल रहा है, तो देख लीजिएगा। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को। तो आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का आइडिया है हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेररिज्म के बारे में। तो थैंक यू क्लास। ये लेक्चर सीरीज आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 10-12 लेक्चर होंगे, लेकिन आपके 50 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। भाई कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उनमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।